नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 20 नवंबर 2022 की सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर 2022 की सुबह 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साड़ी और संबंधित राज्य: चंदेरी मध्य प्रदेश, जामदानी ढाकाई पश्चिम बंगाल, पैठनी महाराष्ट्र, पटोला गुजरात। आपको ये बताना है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। आपके विकल्प हैं केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म की सभी चारों युग्म। साड़ी के उदाहरणों को आप इन चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में चंदेरी साड़ी के प्रकार को देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश में बनाई जाने वाली एक पारंपरिक साड़ी है। इसी प्रकार से आप इस चित्र में जामदानी ढाकाई साड़ी के प्रकार को देख सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध साड़ी है, जो कपास से बनाई जाती है। यह नाम बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर से आया है, जहां इस प्रकार की साड़ी आमतौर पर बनाई जाती है। इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि बुनाई की अनूठी प्रकार की हाथ की तकनीक को पुराने दिनों में जामदानी कहा जाता था, जबकि बुनी हुई साड़ी को ढाकाई कहा जाता था। इस चित्र में आप पैठनी साड़ी के प्रकार को देख सकते हैं, जो साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठन शहर से आया है, जहां पे साड़ी का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में नासिक का योला शहर पैठनी का सबसे बड़ा निर्माता है। इसी प्रकार से आप इस चित्र में पटोला साड़ी के प्रकार को देख सकते हैं, जो कि एक डबल इकत साड़ी का एक प्रकार है, जो आमतौर पर रेशम से बनाई जाती है। इसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है, जिसमें पटोला शब्द एक बहुवचन शब्द है, जबकि इसका एक वचन पटोलू है। इस रूप में आप इन युग्मों में देख सकते हैं। चंदेरी साड़ी संबंधित है मध्य प्रदेश से, जामदानी साड़ी संबंधित है पश्चिम बंगाल से, पैठनी साड़ी संबंधित है महाराष्ट्र से, और पटोला गुजरात से संबंधित साड़ी का प्रकार है। इस रूप में चारों के चारों युग्म हमारे सही सुमेलित हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों युग्म। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। इस तालिका में आप विविध प्रकार की साड़ियों के प्रकार को भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अशावली साड़ी गुजरात की साड़ी है, बलूचरी साड़ी पश्चिम बंगाल की साड़ी है, बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश की, वहीं बांधानी या बंधेज साड़ी राजस्थान या गुजरात की साड़ी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। करतार सिंह सराभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है। करतार सिंह गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया था। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। करतार सिंह सराभा के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि वे एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे महज 15 साल के थे, तब से ही वे गदर पार्टी के सदस्य बन गए और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ना शुरू किया। वे आंदोलन के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। हालांकि नवंबर 1915 में सेंट्रल जेल लाहौर में उन्हें 19 साल की उम्र में ही गदर आंदोलन में उनकी भूमिका के चलते फांसी दे दी गई। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लाहौर षड्यंत्र केस 1915, जिसको पहला लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है, वह लाहौर और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1915 की असफल गदर साजिश के बाद चलाया गया था। इसे
भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत गठित एक विशेष न्यायाधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें करतार सिंह सराभा को भी फांसी दी गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि लाहौर षड्यंत्र केस 1931 से भी संबंधित है, जिसमें भगत सिंह का संबंध है, जिसमें उनको सैंडर्स की हत्या के चलते फांसी दी गई थी। इस रूप में करतार सिंह सराभा के संदर्भ में दोनों जो हमारे कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित हैं? आपके विकल्प हैं सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम और वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष। आपके विकल्प हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 की 1, 2, 3 और 4। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इन्हें महर्षि दयानंद के नाम से भी जाना जाता था, जो एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक है, जो वेदों के दर्शन और मानव के विभिन्न कर्तव्यों पर अत्यधिक प्रभावशाली पाठ है। वह 1876 में भारतीयों के लिए भारत के संदर्भ में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे बाद में तिलक द्वारा भी अपनाया गया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अलावा और कई पुस्तकें लिखी, जिसमें संस्कार विधि और ऋग्वेद भाष्यम महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम बात करते हैं वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष की, तो वह तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तकों में सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और ऋग्वेद भाष्यम को आप शामिल कर सकते हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1, 2 और 3। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आर्टेमिस मिशन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? मंगल ग्रह सहित भविष्य की खोज के लिए आवश्यक नई तकनीकों, क्षमताओं और व्यावसायिक दृष्टिकोणों का प्रदर्शन करना, नासा की वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को व्यापक बनाना, नई पीढ़ी को प्रेरित करना और स्टेम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर को प्रोत्साहित करना, कि पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए चंद्रमा का अध्ययन करना। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 की केवल 3 और 4। नासा के आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इस मिशन को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर रखा गया है। यह नासा के जटिल मिशनों की श्रृंखला में पहला है जो चंद्रमा और मंगल पर मानव अन्वेषण को सक्षम करेगा। आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ नासा का लक्ष्य है 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है, जिसके तहत नासा पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भी चंद्रमा पर उतारने की योजना को बना रहा है। इसके तहत नासा एक आर्टेमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में एक प्रवेश द्वार को भी स्थापित करेगा। यह प्रवेश द्वार नासा के स्थायी चंद्र संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली बहुउद्देशीय चौकी यानी एक प्रकार के आउटपोस्ट के रूप में कार्य करेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर्टेमिस मिशन के माध्यम से नासा मंगल ग्रह सहित भविष्य की खोज के लिए नवीन तकनीक, क्षमता और व्यावसायिक दृष्टिकोणों का प्रदर्शन करना चाहता है, वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को व्यापक बनाना चाहता है, नई पीढ़ी को प्रेरित करना चाहता है और हमारे सौर मंडल आदि की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए चंद्रमा का अध्ययन करना चाहता है। इस रूप में चारों के चारों जो विकल्प हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 और 4। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बार कोडिंग एक साधन हो सकता है।
किसी पौधे या जानवर की उम्र का आकलन करने के लिए, एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों में अंतर करने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित जानवरों या पादप पदार्थ की पहचान के लिए। आपको ये बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक और दो, कि केवल दो और तीन। डीएनए बार कोडिंग के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह परमाणु या ऑर्गेनल जीनोम से छोटे डीएनए अनुक्रमों का उपयोग करके जैविक नमूनों की पहचान करने की नई तकनीक को कहा जाता है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग देखे गए हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा, कृषि कीटों को नियंत्रित करना और विभिन्न प्रकार के रोग वेक्टरों की पहचान। वर्तमान में इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है प्रजाति संरक्षण के संदर्भ में एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों में अंतर करने के लिए, और साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित जानवरों, पादप पदार्थों की पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, और हमारा सही विकल्प है डी, केवल 2 और 3। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुई है। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया गया है और पंजाब में भी ऐसा किए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसी पृष्ठभूमि में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके तहत केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन हुआ करती थी वह अंतिम आहरित वेतन यानी अंतिम समय में लिए गए मूल वेतन का 50% निर्धारित की गई थी। इसका मूल आकर्षण एक सुनिश्चित या परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ था, जिसे परिभाषित लाभ योजना के रूप में भी वर्णित किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि सेवानिवृत्ति के समय एक सरकारी कर्मचारी का मूल मासिक वेतन 10,000 रुपए था, तो उसे 5,000 रुपए की पेंशन का आश्वासन दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह सरकार के द्वारा जब सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या फिर डीए में बढ़ोतरी की जाएगी, तो पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान में भी वृद्धि होगी। हालांकि अनेक विशेषज्ञ इस पुरानी स्कीम को एक खराब अर्थशास्त्र और खराब राजनीति का उदाहरण मानते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले 30 वर्षों में राज्यों का जो कुल पेंशन बिल है वो काफी बढ़ गया है, जो कि 1990-91 में 3,131 करोड़ रुपए हुआ करता था और ये बढ़कर 2020-21 में 3,86,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कुल मिलाकर राज्यों द्वारा यह पेंशन भुगतान उनके स्वयं के कर राजस्व का 1/4 तक है। कुछ राज्यों में तो ये बहुत ज्यादा है, जैसे कि हिमाचल के लिए ये लगभग 80% तक देखा जा सकता है। यदि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन आदि को इसमें जोड़ दें, तो राज्यों के पास वेतन पेंशन देने के बाद अपनी कर प्राप्तियों से मुश्किल ही कुछ बचेगा। इस प्रकार करदाताओं के पैसे के एक बड़े हिस्से का उपयोग करके पूर्व सरकारी कर्मचारियों की एक छोटी संख्या को वित्त पोषित करना अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती है। इसमें इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी अंतर पीढ़ीगत समता का भी बड़ा मुद्दा है। इसके तहत आज के करदाता सेवानिवृत्त लोगों की लगातार बढ़ती पेंशन के लिए भुगतान कर रहे हैं, जो लगातार बढ़ती ही जाती है। इसका मतलब है कि 1995 में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की पेंशन 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के समान हो सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का मानना है कि हमें वर्तमान पेंशन व्यवस्था में भी कुछ सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है और इसे और ज्यादा आकर्षक बनाया जाना चाहिए, तभी इस मूल समस्या का निवारण किया जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।